चलिए शुरू करते हैं आज एनपीओ में। कल तक हम लोगों ने अभी तक जितनी भी क्लासेस में पिछली काउंट करूं तो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी पढ़ लिया है। इसके बाद हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी पढ़ लिया है और बैलेंस शीट भी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की चर्चा हो गई है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की चर्चा हो चुकी है और बैलेंस शीट की भी चर्चा हो चुकी है। बैलेंस शीट की भी तीनों की चर्चा हम कर चुके हैं अपने क्लास के अंदर। ठीक है, आज जो चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे कुछ मद होते हैं, कुछ ऐसे कुछ खास आइटम्स होती हैं जिसको किस तरीके से किस अकाउंट के अंदर किस किस जगह व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कुछ विशिष्ट मद होते हैं जैसे डोनेशन हो गए, लेगेसी हो गए, इंडोमेंट फंड हो गए, सब्सक्रिप्शन हो गए। तो मतलब इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न आ जाता है कि भाई इसको कहाँ कहाँ क्या करना है, सेट करना है। तो इसके लिए आज हम देखने की कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ इन चीज़ों को डालनी है। करेक्ट। चलिए बात करेंगे सम पिक्युलियर आइटम से, कुछ विशिष्ट मदों की, जिसमें सबसे पहला हमारा होगा सब्सक्रिप्शंस। क्या होगा? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अगर बोले तो हिंदी में उसको चंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? चंदा। ठीक है, चंदा सदस्यता शुल्क है। चंदा क्या है? सदस्यता शुल्क है। मतलब हम जो कोई भी मेंबर ज्वाइन कर रहा है एनपीओ को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो ज्वाइन करते समय क्या देता है? एक सदस्यता शुल्क देता है। क्या देता है? सदस्यता शुल्क। वो सदस्य बन रहा है ना, तो एक शुल्क देगा, उसे क्या कहते हैं? सदस्यता शुल्क कहते हैं, जिसका भुगतान सदस्य द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है। चंदा की अगर हम बात करें, सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो चंदा एक सदस्यता शुल्क है जिसका भुगतान क्या किया जाता है? वार्षिक आधार पर किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है? वार्षिक आधार पर किया जाता है। यह इस प्रकार की संस्थाओं में आय का मुख्य स्रोत है। किस प्रकार की संस्थाओं में? तो एनपीओ संस्थाओं में। किस संस्थाओं में? एनपीओ संस्थाओं में। चंदा एनपीओ जैसी संस्था में आय का मुख्य स्रोत है। सदस्यों द्वारा भुगतान किया गया चंदा प्राप्ति एवं भुगतान, ये चलते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में प्राप्ति के रूप में, किस रूप में? प्राप्ति के रूप में आय और व्यय खाते में आय के रूप में दर्शाया जाता है। किस रूप में दर्शाया जाता है? आय व्यय और व्यय आय के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, क्या कहा गया कि चंदा एक सदस्यता शुल्क है जो कि एनपीओ जैसी संस्था के लिए आय का मेन जरिया है। और वो किस आधार पर पे कर रहा है? वार्षिक आधार पे कर रहा है। किस आधार पे कर रहा है? वार्षिक आधार पर। किस आधार पर? वार्षिक आधार पर पे कर रहा है सर। किस आधार पर कर रहा है? वार्षिक आधार पर कर रहा है। और वार्षिक आधार पे कर रहा है, इसको क्या करेंगे? आय मानकर। क्या मानकर? आय मानकर। किस अकाउंट में? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। किस अकाउंट में? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या कर देंगे? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीप्ट्स के अंदर, किस अंक के अंदर? रिसीप्ट्स के अंदर एंट्री कर दिया जाएगा। किसके अंदर? रिसीप्ट के अंदर कर दिया एंट्री, रिसीप्ट्स के अंदर एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री कर देंगे? रिसीप्ट्स के अंदर। करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यह ध्यान रहे कि प्राप्ति और भुगतान खाता वर्ष के दौरान वास्तव में प्राप्त चंदे की कुल राशि को नहीं दर्शाता है, जबकि आय व्यय खाता में दर्शाई गई राशि केवल चालू अवधि से संबंधित राशि को सीमाबद्ध करती है, चाहे यह प्राप्त हुई हो या नहीं हुई हो। हम ध्यान देंगे, रिसीव पेमेंट अकाउंट कहता है कि जो भी हमको प्राप्त होगा केवल हम उसी का एंट्री करेंगे। जो भी हमको प्राप्त हो गया हम केवल उसी का एंट्री करेंगे रिसिप्ट्स के अंदर, चाहे वो इस वर्ष का हो, चाहे वो अगले वर्ष का हो, चाहे वो पिछले वर्ष का हो। नहीं, हमें प्राप्त होगा हम एंट्री करेंगे, चाहे वो इस वर्ष का हो, चाहे वो अगले वर्ष का हो, चाहे वो पिछले वर्ष का, तीनों वर्ष के लिए। लेकिन आय व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाते हैं, आय व्यय खाता जो बनाते हैं, वो केवल करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुए हैं या आउटस्टैंडिंग है, जो आउटस्टैंडिंग है, जो कभी प्राप्त नहीं हुए लेकिन प्राप्त हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? प्राप्त हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग है, उन दोनों को क्या करती है? उन दोनों का एंट्री करती है। ठीक है, अगर चंदा की बात की जाए तो एक बार ध्यान से, चंदा की बात की जाए तो आय का मेन जरिया क्या है? एनपीओ का एक चंदा आय है उसके लिए। ठीक, और वार्षिक आधार पर चुकाया जाता है। तो जब प्राप्ति और भुगतान खाते बनाएंगे, क्या बनाएंगे? प्राप्ति और भुगतान खाते बनाएंगे, प्राप्ति और भुगतान खाता बनाएंगे।
तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता के अंदर इसे प्राप्ति के रूप में दिखाया जाएगा। किस रूप में दिखाया जाएगा? प्राप्ति के रूप में दिखाया जाएगा। करेक्ट भाई, लेकिन वो प्राप्त होने चाहिए। हाँ, अब यह किसका हो? चालू वर्ष का हो। अब यह चालू वर्ष का हो, चाहे गत वर्ष का हो, चाहे अगले वर्ष का हो। प्राप्ति एवं भुगतान खाता में जो प्राप्त हो जाएगा लिख देंगे, चाहे वो इस वर्ष का हो, पिछले वर्ष का हो, अगले वर्ष का हो। लेकिन यही बात करेंगे आय व्यय खाता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आय एवं व्यय खाता की बात करेंगे। आय व्यय खाता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आय व्यय खाता की बात करेंगे। तो आय व्यय खाता में केवल उसी चंदा को शामिल किया जाएगा जो कि चालू वर्ष का हो। केवल किसका हो? चालू वर्ष का हो। चालू वर्ष का हो। दूसरा, हो सकता है वो प्राप्त भी हुआ हो, प्राप्त हो चुका हो, या अभी प्राप्त नहीं हुआ हो, नहीं लेकिन प्राप्त होने वाला हो। मतलब हमने कमा चुके हैं, हम कमा चुके हैं, अब लेकिन कोई सदस्य बोलेगा कि भाई हम दे देंगे, होने हो जाने वाला हो। उन दोनों को क्या किया जाएगा? काउंट कर लिया जाएगा। इतने तक बात समझे या नहीं, ये बताते हैं। हाँ है ना? इतने तक बात समझ में आई? चल अब बात करते हैं। बोला एक क्वेश्चन की मदद से इसको समझेंगे। क्या करेंगे? वैसे समझ नहीं आएगा इतनी सारी बातें, तो क्वेश्चंस की मदद से, क्योंकि थ्योरी उतनी याद नहीं रहती है, लेकिन प्रैक्टिकल कर ले तो याद रह जाएंगी ना। प्रैक्टिकल कर ले तो याद रह जाएंगी। चलिए तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करते हैं। तो जस्ट नीचे में मैंने नोट्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगा दिया है अपने सामने। सबसे पहले, एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट ऑन 31st March 2015 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वेयर 2,50,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज एज फॉलो। मतलब 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितना दिखा रहा है? 2,50,000 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 2,50,000 दिखा रहा है। ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए गए। क्या क्या दिए गए? तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2014, 1 अप्रैल 2014 को सब्सक्रिप्शन क्या था? आउटस्टैंडिंग था। कितना? 50,000 का। भाई करेक्ट है। 31/3/2015 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 35,000। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 1/4/2014 25,000। ठीक है। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31/3/2015। ठीक है। नहीं, अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1/4/2014, 1 अप्रैल 2014 का अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मतलब वो किस साल का है? किस साल का है वो? पिछले साल का है। किसले साल का है? पिछले साल का, मतलब 13 का है ना। अगर यहाँ बात की जाएगी कि 1 अप्रैल 2014 को आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग है मतलब ये किस साल का होगा? ये सर 2013 का होगा। ये कब का होगा? 2013 का होगा। हाँ या ना। और अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31/3/2015 को, किस दिन? 31/3/2015 को, तो ये किस साल का है सर? ये 2014-15 का है। नहीं। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस 1/4/2014, 1/4/2014 को हमने क्या किया? एडवांस ली है। तो एडवांस ये कब? ये किसका है? ये भी 2013-14 का है। 2013-14 का है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस एज ऑन 31/3/2015, ये कब का है? अगले साल का है सर। साल के लास्ट दिन हमने क्या किया? एडवांस लिया है। वो किस साल का होगा? अगले साल का होगा। अब असर्टेन द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2014-15, 2015 वित्तीय वर्ष के लिए क्या करना है? असर्टेन करना है, निश्चित करना है। कितना? अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन से हमारी कमाई कितनी हुई? सो हाउ रिलेवेंट आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन अपीयर इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। करेक्ट भाई? चलो यहाँ तक समझ में आया बातें कि 2,50,000 का बैलेंस कौन दिखा रहा है? सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है। कौन सा? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिखा रहा है। 2,50,000 रुपये है एज अ सब्सक्रिप्शन। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 1/4/2014 को, कितना है? 50,000। बहुत बढ़िया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31/3/2015 कितना है? 35,000। ठीक, बहुत बढ़िया। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस एज ऑन 1/4/2014 कितना? 25,000। बहुत बढ़िया। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस एज ऑन 31/3/2015 कितना? 30,000 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि आपको इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, कौन सा, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2014-15 आपको क्या करने, शो करने, क्या करने, अमाउंट शो करने हैं कि सब्सक्रिप्शन से हमारी कमाई कितनी होगी, सब्सक्रिप्शन से हमारी कमाई कितनी होंगी, ये शो करने हैं, है ना। क्या करें, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले करेंगे हम कि सॉल्यूशन निकालेंगे, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिखाया जाएगा इसके अंदर, क्या दिखाया जाएगा, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिखाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं कैसे दिखाया जाएगा। डिटेल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डिटेल्स की बात करते हैं। अगर डिटेल्स की बात की जाए, किसकी बात की जाए, डिटेल्स, सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे हम। सबसे पहला हमें किसके लिए निकालनी है, 14-15 के लिए निकालनी है। लिख देंगे कौन सा, डिटेल्स अमाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 2,50,000, कितनी, 2,50,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कितना हमारा दिया हुआ है, 2,50,000 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2,50,000 दिया हुआ है। इसके बाद ऐड करेंगे उसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2015, उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें इस साल का चाहिए ना 14-15 का, तो 14-15 का चाहिए, तो उसमें जो अगले साल 2016 वाला है उसको भी हटा देंगे, नहीं 2016-17 वाला जो है उसको भी हटा दिया जाएगा, इसको भी कट कर हटाएंगे इसमें से, और 2013-14 वाला जो है उसको भी काट के हटा देंगे, तभी ना बचेगा हमारा 14-15 वाला, और इसमें 15-16 वाला भी काट देना, 2015-16 वाला भी काट देना, सिर्फ 14-15 का चाहिए। तो 31/3/2015 को बैलेंस कितना शो कर रहा था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सिर्फ 2,50,000 शो कर रहा था, बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद ऐड कर देंगे हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और 31/3/2015, 31/3/2015 को क्या करेंगे, जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, जो साल खत्म हो रहा था, हम निकाल रहे 14-15 के लिए, तो 15 के अंत में जितना सब्सक्रिप्शन था, 15 के अंत में जो कि नहीं मिला हुआ था, आउटस्टैंडिंग था, उसको भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे अगर सब्सक्रिप्शन की बात की जाएगी यहाँ से, तो वो क्या करेगा, जो इस साल प्राप्त हुआ है वो, और जो इस साल प्राप्त नहीं हो पाया, दोनों वो कवर करेगा। तो 2,50,000 में 35,000 जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1/4/2014, 1/4/2014 को एडवांस मिला है, किसने मिला है, 1/4/2014, 1 अप्रैल 2014 को एडवांस मिला है। तो 1/4/2014 को जो एडवांस मिला वो किसके लिए मिला होगा, क्या बात करते हो सर, इसी के लिए मिला होगा ना, इस साल के लिए, क्योंकि अभी तो साल शुरू ही हुआ है, तो साल के शुरू में एडवांस मिल गया, मतलब इसी साल के लिए मिल गया कितना, 25,000, ये भी जोड़ देंगे, बात समझे। साल के शुरुआत में जो क्या एडवांस मिला है इस साल के लिए, उसको भी ऐड किया जाएगा, और साल के अंत में जो आउटस्टैंडिंग रह गया उसको भी जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद कितना बचेगा, 3,10,000, कितना बचेगा, 3,10,000, कितना बचेगा, 3,10,000 आएगा। अब उसमें से क्या करेंगे, घटाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या घटाएंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2014, 1 अप्रैल 14 का जो आउटस्टैंडिंग था वो किसका होगा, पिछले साल वाला होगा ना, इस साल का तो नहीं होगा, पिछले साल का होगा, तो पिछले साल वाला उसमें से घटा देंगे, कितना, 50,000। चलो इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31/3/2015, और साल के अंत में क्या कर रहे हो आप, एडवांस ले रहे हो, तो साल के अंत में जो एडवांस आपको मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, अगले साल का मिल रहा है, तो अगले साल वाला भी इसमें क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, अगले साल वाला भी और पिछले साल वाला दोनों घटा लेंगे। 3,10,000 में से पहले 50,000 घटेगा, बचेगा 2,60,000, फिर 30,000 घटेगा, कितना बचेगा, 2,30,000, कितना बचेगा सर, 2,30,000 बचेगा। हैप्पी आया कैलकुलेशन करके। देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहता है कि भाई सब्सक्रिप्शन हमें प्राप्त हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, एंट्री कर लेंगे, चाहे वो इस साल का हो, अगले साल का हो, पिछले साल का हो, जो भी हो, हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करती है नहीं, केवल चालू वर्ष से संबंधित जो चंदा होगा उसी को हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। चालू वर्ष से संबंधित जो होगा उसी को हम एंट्री करेंगे। तो चालू वर्ष से संबंधित वाला चाहे वो तो प्राप्त हो गया तो भी, या चाहे वो प्राप्त नहीं हुआ तब भी एंट्री कर दी जाएगी। क्या हो जाएगी, एंट्री कर दी जाएगी।
ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखते तो कितना 31/3/2015 वो क्या करना है, हमको एसरटेन करना है अमाउंट। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 2,50,000 का बैलेंस दिख रहा था उसको लिख दिया। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था किस दिन 31/3/2015 को, इस साल के अंत में। तो साल के अंत में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो कितना 35,000, तो वो भी जोड़ देंगे इसमें, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 35,000, क्योंकि आउटस्टैंडिंग मतलब इसी साल का होगा आउटस्टैंडिंग। और इस साल के शुरुआत में हमने एडवांस लिया था, वो किसके लिए होगा, इसी साल के लिए होगा, ऑफकोर्स इसी साल के लिए होगा। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3,10,000। इसके बाद इसमें से घटाया क्या, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1/4/2014, 1 अप्रैल 2014 को जिस दिन साल शुरू हुआ था उस दिन कोई आउटस्टैंडिंग था, तो इस साल का नहीं था आउटस्टैंडिंग, वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, उसको भी घटा लेंगे। इसके बाद लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस 31/3/2015, और इस साल के लास्ट में हमने एडवांस प्राप्त किए, वो इस साल के नहीं है अगले साल के हैं, तो अगले साल वाली चीज़ें इसमें से लेस कर लेंगे, कितना बच जाएगा 2,30,000। कितना बच जाएगा सर 2,30,000 बच जाएगा। Alternatively, income and received from subscription can be calculated by preparing a subscription account as under। एक तो कैलकुलेशन करने का तरीका ये है, दूसरा कैलकुलेशन का तरीका है कि आप क्या कर लो, आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो। क्या कर लो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो। कैसे बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट यहाँ पर लिख देंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट सारा चीज़ लिख दी, अकाउंट बनाना शुरू। सबसे पहले बाय बैलेंस BYD 50,000 नहीं 50,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, किस दिन 1/4/2014 को, 1/4/2014 को 50,000 लिख दिया। फिर इन उसके बाद बाय बैलेंस BYD एडवांस कब 31/3/2015 को, 31/3/15 को ये था बाय बैलेंस BYD, किस दिन का एडवांस 35,000 का एडवांस, सॉरी 25,000 का एडवांस था साल के लास्ट में। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सॉरी इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कितना दिखा रहा है बैलेंस 2,50,000 दिखा रहा है, ठीक है, इसको जोड़ देंगे। और बाय बैलेंस BYD कितना आउटस्टैंडिंग 35,000 दिखा रहा है, कब दिखा रहा है, तो वो दिखा रहा है सर 31/3/2015 को आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे, कितना 2,50,000। ध्यान से देखिएगा, जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो क्या क्या अमाउंट लिखेंगे, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बैलेंस बता रहा हूँ सब्सक्रिप्शन का उसको लिख देना है। इसके बाद साल के जो साल के शुरुआत में जो एडवांस है उसको लिख देनी है, और साल के अंत में जो आउटस्टैंडिंग है उसको लिख देना है क्रेडिट साइड में। सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3,10,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3,10,000। ठीक, अब बात करेंगे किसकी, इस तरफ डेबिट साइड में क्या क्या, तो बाय बैलेंस BYD कितना 50,000, 1/4/2014 को जो क्या साल के शुरुआत में जो हमको क्या दिखाया आउटस्टैंडिंग वो लिख देंगे। इसके बाद 30,000 किस कौन सा लिख देंगे, 30,000 लिख देंगे 31/3/2015 को जो क्या है बैलेंस बता रहा है एडवांस वो लिख देंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50 और 30 80 हो जाएंगी, 3,10,000 है टोटल। उस 3,10,000 से क्या करेंगे 80,000 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 2,30,000। यही हमारा बैलेंसिंग अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग अमाउंट हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट से बढ़िया क्या कर लीजिएगा आप इस तरह से बना लीजिएगा, थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़िया क्लियर हो जाएगी। नहीं सब्सक्रिप्शन अकाउंट से बनाएंगे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी मैंने समझा दिया, दोनों मैंने समझा दिए, आपको जिस हिसाब से बनाने हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। बाकी ऊपर वाला मेथड थोड़ा ईजी है, आज़ाद समझ जाए। ठीक, अब बैलेंस शीट में शो करने की बात होगी कि बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, तो बैलेंस शीट में अगर शो करने की बात होगी तो बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31, 2014 लाइबिलिटीज एसेट्स, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 25,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 50,000। आउटस्टैंडिंग क्या होता है एसेट्स होता है 50,000 लिख दिए, एडवांस हमने कर ली लाइबिलिटीज 25,000। बैलेंस शीट ऑफ मार्च 31, 2015 ये था 31 मार्च 2014 को, ये था 15 को। अब क्या हो जाएंगी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 35,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 30,000। ठीक है, अब यहाँ बोलेंगे दोनों तरफ से एक जैसा है नहीं, यहाँ पर केवल और केवल हमने सब्सक्रिप्शन दिखाया है और तो कोई आइटम नहीं दिया हुआ है, और सारे आइटम देते फिर उसको हम क्या करके ऐड करके जोड़ते तो फिर वहीं का जो आप चाहते हैं वो आता, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आई है। ठीक, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में भी सेम बात है, सब्सक्रिप्शन की चर्चा की गई है, सेम सब्सक्रिप्शन का ही कैलकुलेशन किया गया। क्या किया गया है, तो सेम सब्सक्रिप्शन में कैलकुलेशन किया गया। एक बार क्या करोगे आप इसको
आप इसको एक बार इसको बैक पर मैं करके दिखाता हूँ। क्या लिखा हुआ, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 मार्च 2015 आर गिवन बिलो। रिसिप्ट दिया हुआ 13-14 का 2500, 14-15 का 26,750, 15-16 का 1000 दिया हुआ है। हमको बनाने कब के हैं, 14-15 के बनाने अकाउंट। कौन से अकाउंट बनाने, 14-15 वाले अकाउंट बनाने, ठीक है। सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन 3 साल का जो प्राप्त हुआ है वो दिया हुआ, 13-14 में 2500, 14-15 का 26,750, 15-16 का 1000, टोटल मिला के कितना 30,250। तो 30,250 से तो कुछ देखनी ही नहीं है, सीधा 30,250 कहाँ चला जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में, कुछ देखने की जरूरत नहीं है ना। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितनी है, 230 रुपया। एनुअल मेंबरशिप फी कितनी है, 125 रुपया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल कितना, 2,750 रुपया। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग रिलेवेंट आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, इनकम, एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सेट्रा। नहीं, टोटल मेंबर्स कितनी है, 230 रुपया है, और एनुअल मेंबरशिप फी उसकी कितनी है, 125 रुपया है, और सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट आपको दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट भी आपको क्या करिए दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर द ईयर 2014-15। नहीं, क्या करना, सबसे पहले निकाल लेंगे हम क्या, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर द ईयर 14-15 इरिस्पेक्टिव ऑफ कैश। कितना आपका हो जाएगा, 28,750 रुपये। कितना आ जाएगा, 28,750 आ जाएगा। इस साल के अगर सब्सक्रिप्शन हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 28,750 आएगा। क्यों, क्योंकि मेंबर्स कितने हैं सर, 230 मेंबर्स ही हैं। कितने हैं, 230 मेंबर्स हैं, और एक मेंबरशिप का फी कितना है, 125 रुपये। कितना, 125 रुपये। दोनों को अगर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28,750 रुपये। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद डिटेल्स में चलेंगे फिर अमाउंट, जैसा फर्स्ट वाला कैलकुलेशन किया था। सब्सक्रिप्शन रिसीव एज पर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कितना, 30,250 रुपये। कितना दिखा रहा है, 30,250 दिखा रहा है, 30,250 रुपये। अब बोलेंगे सर 30,250 रुपये कैसे दिखा रहा है, नहीं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कितना दिखा रहा है, 30,250 दिखा रहा है अमाउंट। तो 30,250 अमाउंट कौन सा दिखा रहा है, वही वाला जैसा मैंने कहा था, कौन सा, ये तीनों का जोड़ करके। क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सब्सक्रिप्शन में क्या दिखाएगा, 30,250 दिखाएगा। क्यों, उसमें 13-14, 14-15 और 15-16 तीनों इन्वॉल्व रहेंगे, है ना। वो कितना दिखाएगा, 30,250 दिखाएगा। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है सर, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे 30,250 में से क्या करना है सबसे पहले, तो सर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 31, 2014, 31 मार्च 2014 को जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। कितना, 2,250 रुपये, सॉरी ऐड कर लेंगे। और सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस 1 अप्रैल 2013, साल के शुरुआत में जो सब्सक्रिप्शन होती है एडवांस, उसको जोड़ लेते हैं। तो वो तो कोई दिया ही नहीं हुआ, नील है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर, 32,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32,500। इसमें से लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन अप्रैल 1, 2013, कितना, 2,750 रुपये, 2,750 रुपये 1 अप्रैल 2013 का आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, उसको घटा लीजिए सबसे पहले। कितना, 2,750, कितना है, 29,750। ठीक, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस और मार्च 31, 2014, कितना, 1,000 रुपये। कितना रुपये है, 1,000 रुपये। इस सबको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 28,750 हो जाएगा। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2014-15, 125 गुने 230, कितना, 28,750। वैसे भी आ रहा था पहले से ही। ठीक, अब इसका डिटेल्स दिया हुआ, थोड़ा सा इधर देख लेंगे, नज़र डाल देंगे। ये कि 2,250 जो मैं लाया हूँ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 31, 2014, कैसे लाया। तो आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2014 कितना, 2750 रुपये है। ठीक है सर। रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग कितना है, 1/4/2014 को, 1 अप्रैल 2014 को कितना आउटस्टैंडिंग है, 1/4/2014 को 2750। और इसमें देखेंगे 13-14 में कितना मिल गया है, 2500 मिल गया है। तो जितना आउटस्टैंडिंग था अप्रैल में, 1 अप्रैल 2014 को, और 13-14 में जो रिसीव हुआ कितना, 2500 रिसीव हो गया ना 13-14 में। 13-14 में कितना रिसीव हुआ है, 2500। इसमें से 2500 घटा लेंगे। अब आउटस्टैंडिंग कितना बचेगा सर, 2500 रुपये आउटस्टैंडिंग बचेगा। ठीक है। ड्यू फॉर 2014-15, तो 2014-15 के लिए अगर ड्यू की बात करेंगे तो 125 गुने 230 कितना, 28,750।
और 14-15 में मिला कितना है सर हमको? सर मिला है हमको 26,750। कितना मिला है? 26,750 मिला है। तो 28,750 मिलने चाहिए, हमें मिले हैं 26,750। दोनों अब बैलेंस कितना बचेगा? 2,000। यहाँ से कितना बचेगा? 2,000। अब दोनों आउटस्टैंडिंग को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल आउटस्टैंडिंग बना लेगा सर, टोटल आउटस्टैंडिंग बना लेगा 2,250 रुपये का। ठीक है, यही 2,250 टोटल आउटस्टैंडिंग दिखा रहे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और मार्च 31, 2014। एक आउटस्टैंडिंग पहले वाला 250 और दूसरा आउटस्टैंडिंग 2,250 रुपये। ठीक है, सबको जोड़ दिए कितना यहाँ पर, तो कितना आ गया? 3,250। अब बोलेंगे ये 1,000 कहाँ है? तो 1,000 ये वाला है 1,000, क्योंकि 15-16 में प्राप्त हो रहा है। कितना? 15-16 से हटा लेंगे कितना? 1,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस मार्च 31, 2014। 31 मार्च 2014 को क्या मिल रहा है? एडवांस मिल रहा है 1,000 रुपये मिल रहा है अगले साल बोला। तो क्या हो जाएंगे? हमें 1,000 उसमें से हम घटा लेंगे। क्या करेंगे? 1,000 घटा लेंगे। कितना आ जाएगा? 28,750 रुपये। कितना आ जाएगा? 28,750 रुपये। कोई दिक्कत समझने में? कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो बताइए, उसको चेक कर देता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसमें कोई समस्या आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं? चलिए नेक्स्ट पिकुलर आइटम्स, स्पेशल आइटम की बात करेंगे। तो वो कौन सा है? डोनेशन। क्या है? डोनेशन। डोनेशन का हिंदी मतलब होता है दान। क्या होता है हिंदी मतलब? दान। अब दान जो होंगे वो 2 प्रकार के होंगे। दान क्या होंगे? 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन सा दान सर होगा? तो दान के बारे में हम बात करें तो बोला दान के बारे में बताया गया, दान इनको प्राप्ति एवं भुगतान खाता के प्राप्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। भैया एक बात तो निश्चित करके हमको एनपीओ में याद हो गया कि कुछ भी प्राप्त हुआ, चाहे कुछ भी प्राप्त हुआ, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो इस साल का हो, अगले साल का हो, पिछले साल का हो, सीधा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में दे देंगे। सीधा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में दे देंगे। तो बोला कि दान इनको प्राप्ति भुगतान खाता के प्राप्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। दान किसी विशेष उद्देश्य या समान उद्देश्य के लिए हो सकते हैं। दान जो होते हैं वो किसी खास विशेष उद्देश्य के लिए हो सकते हैं, किसी सामान्य उद्देश्य के लिए वो हो सकते हैं। अगर विशेष दान की बात की जाएगी, विशेष दान क्या होगा? तो बोला कि यदि दान किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यह विशेष दान कहलाता है। यह विशेष उद्देश्य वर्तमान भवन में विस्तार क्या क्या हो सकती हैं? तो जो बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग को क्या करना, थोड़ा सा मॉडरेट करना, आगे बढ़ाना, नई कंप्यूटर प्रयोगशाला का निर्माण, पुस्तक और बैंक का निर्माण आदि हो सकता है। मतलब विशेष दान क्या हो सकते हैं? कोई निर्माण, नए कंप्यूटर प्रयोगशाला, इन तरह के दान हो सकते हैं। इस प्रकार के दान को पूंजीकरण करेंगे। इस प्रकार के दान को क्या करेंगे? पूंजीकरण करेंगे, कैपिटल नेचर का मानेंगे। जो विशेष दान होंगे उसे कैपिटल नेचर का मानेंगे। अब सर क्वेश्चंस में कैसे पता चलेगा कि वो कैपिटल नेचर को, सॉरी वो विशेष दान है? तो क्वेश्चन में ऐसे पता चलेगा कि वहाँ पर कुछ निर्माण की बातें कह रहे होंगे कि ये जो दान दिया गया है बिल्डिंग बनाने के लिए दिया गया है, ये जो दान दिया गया है वो कंप्यूटर लैब बनाने के लिए दिया गया है, ये जो दान दिया गया है वो क्या दिया गया है? किसी चीज़ को मॉडर्नाइज करने के लिए, या वहाँ पर लिख दिया जाता है स्पेशल डोनेशन। तो उसको क्या मान लेंगे? कैपिटल नेचर का बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैपिटल नेचर का बनाएंगे। और जैसे ही वो कैपिटल नेचर का बन जाएगा तो वो 2 ही जगह जा सकता है। कहाँ पर? एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, एंड दूसरी कहाँ जाएंगी? सर बैलेंस शीट में जा सकती है। कहाँ पर जा सकती हैं? बैलेंस शीट में जा सकती है। और बैलेंस शीट में कहाँ जाएंगी? तो सर बैलेंस शीट के किस साइड में? तो बैलेंस शीट के हमें दायित्व साइड में, लायबिलिटी साइड में इसको शो करेंगे। कहाँ पर शो करेंगे? लायबिलिटीज साइड में शो करेंगे। क्लियर? यह बिना अपेक्षाएं कि यह राशि छोटी या बड़ी है, इसका उद्देश्य यह है कि इस राशि का उपयोग केवल विशेष उद्देश्य के लिए हो। चाहे यह राशि छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, कुछ भी हो, इसका प्रयोग क्या करना है? उस विशेष उद्देश्य के लिए करना है। क्या करना है? उस विशेष उद्देश्य के लिए करना है जिस उद्देश्य के लिए इसे दान में दिया गया है। और जैसे ही विशेष दान की बात आ जाएंगी तो हम उसे क्या करेंगे? कैपिटलाइजेशन करेंगे, पूंजीकरण करेंगे, उसको कैपिटल नेचर का बनाएंगे। और जैसे ही कोई रिसिप्ट कैपिटल नेचर का बन जाता है तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा, एंड सेकंड जाएगा कहाँ पर? बैलेंस शीट के अंदर। उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। चलिए
इसके बाद बात करेंगे किसकी, सामान्य दान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर, सामान्य दान की बात करेंगे। सामान्य दान की अगर बात की जाए तो बोला कि इस प्रकार के दान का उपयोग संस्था के सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो सामान्य उद्देश्य है हमारे, जो रोजमर्रा के काम है उसको पूरा करने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए इस दान का प्रयोग किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, सामान्य दान। क्या कहते हैं उसको, सामान्य दान। इनका व्यवहार आगम प्राप्तियों के समान किया जाता है और यह किस नेचर के होते हैं, ये सर रेवेन्यू नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, रेवेन्यू नेचर के होते हैं, क्योंकि यह आय निरंतर स्रोत है। यह आय का क्या है, निरंतर स्रोत है, रेगुलर बेसिस पे मिलता रहता है। सामान्य दान, सामान्य डोनेशन, जनरल डोनेशन की बात करेंगे तो वो सामान्य रूप से मिलते ही रहते हैं, लेकिन भवन बनाने के लिए हमेशा आपको दान नहीं मिलता रहेगा कि आज भी, कल भी, अगले साल भी, हर एक महीने, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो सामान्य दान होते हैं, जो छोटी होती हैं, छोटे राशि में होते हैं, वो हमेशा लगातार मिलते रहेंगे। तो वहाँ पर कोई भी चीज़ की चर्चा आपके पास नहीं होगी कि इस दान को सीधा लिख देगा दान। तो जैसे ही लिख दिया दान, उसमें कोई रीजंस नहीं बताया, तो सीधे इसको क्या मान लेना है, जनरल डोनेशन मान लेना है। और जनरल मानेंगे तो इसको कहाँ पर, इसको रेवेन्यू नेचर का क्या मानेंगे, रेवेन्यू नेचर का मानेंगे। और जैसे ही रेवेन्यू नेचर का मानेंगे तो वो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, इनकम साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, नहीं क्लियर। और अगर दान के साथ कोई शर्त लगा दे कि भवन के विस्तार में लगाना है, नए प्रयोगशाला में लगवाना है, पुस्तकालय बनवाने में लगाना है, तो वो क्या हो जाएंगे, फिर वो हो जाएंगी विशेष डोनेशन, और उसका वो कैपिटलाइजेशन करते हैं। और जैसे कैपिटलाइजेशन होगा तो वो दो ही जगह, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। किसमें, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट किस साइड, लायबिलिटी साइड में, और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीप्ट साइड में जाता है। लेकिन अगर वही सामान्य दान हो तो उसको रेवेन्यू नेचर का मानेंगे। किस नेचर का मानेंगे, रेवेन्यू नेचर का मानेंगे। और उसको इनकम मान कर कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो किया जाएगा। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी इस तरह से हो सकती हैं कि किस दान को कहाँ दिखाया जाएगा, तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होनी। इसीलिए मैं डिटेल वाइज आपको मैं नोट्स प्लस उसके प्रैक्टिस दोनों साथ साथ करवा रहा हूँ, ताकि कहीं भी कोई भी थोड़ी सी समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। इसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं, किसकी, वसीयत की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, वसीयत। बोलते हैं ना कि मरने से पहले उसने वसीयत बनवाया था और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी किसको दान कर दी, सरकारी संस्था को दान कर दी। वसीयत, ये वसीयत क्या होता है, वसीयत को हिंदी में क्या कहते हैं, वसीयत को हिंदी में कहते हैं लेगेसी। लेगेसी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, लेगेसी कहते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी वसीयत बनवाते हैं कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी किस किस को दी जाएगी, कितने परसेंटेज में दी जाएंगी, है ना, वसीयत। बोला कि वसीयत, यह राशि मृत व्यक्ति की वसीयत के रूप में प्राप्त होती है। नहीं, यह प्राप्ति और भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में दर्शाई जाएंगी और तुलन पत्र में पूंजी निधि, समान निधि में प्रत्यक्ष जोड़ दी जाएंगी, क्योंकि यह आवृत्ति प्रकृति की नहीं है, परंतु वसीयत की छोटी राशि को आय माना जाएगा और आय व्यय खाते आय पक्ष में दर्शाए जाएंगे। अगर मान लीजिए लिगेसी है तो लिगेसी में डिसाइड कैसे करेंगे कि यह कहाँ जाएगा, तो सर लिगेसी डिसाइड होंगी कि अगर लिगेसी की अमाउंट छोटी है, लिगेसी की अमाउंट छोटी है, 1000, 10,000, 5,000, 1000 के रूप में है, 1000 के रूप में भी है, और 1000 में भी है तो छोटे 1000 के रूप में, 10, 5,000, 6,000, 2,000, 4,000, 3,000, 5,000, 10,000। लेकिन अगर वसीयत की रकम बड़ी है, सर कितनी बड़ी, तो बड़ी हो गया वैसे 50,000 हो, लाख हो, इस फॉर्म में, मतलब 50,000 के कम, 50,000 हो, लाख हो, बड़ी अमाउंट हो, नहीं करोड़ों में हो, तो जैसे ही छोटी अमाउंट होंगी 1000 के रूप में, वो भी 1000 में 5,000, 10,000, 20,000 इस तरह से, तो इसे क्या माना जाएगा, इसे रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। क्या माना जाएगा, रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा, इसे रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। और जब इसे रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा तो कहाँ दिखाएंगे इसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किसके मानेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से दिखाया जाए, ठीक। लेकिन अगर ये अमाउंट बड़ी हो तो इसको क्या किया जाएगा, कैपिटलाइजेशन किया जाएगा, कैपिटल नेचर का माना जाएगा। किस नेचर का माना जाएगा, कैपिटल नेचर का माना जाएगा, कैपिटलाइजेशन किया जाएगा।
और कैपिटलाइजेशन करके कहाँ दिखाया जाएगा सर? कैपिटलाइजेशन करके इसे दिखाया जाएगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीप्ट साइड में, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीप्ट साइड में। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीप्ट साइड में, किस साइड में? रिसीप्ट साइड में। और दूसरा कहाँ दिखाया जाएगा सर? दूसरा दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में। कहाँ दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में किस तरह दिखाएंगे? तो बैलेंस शीट में पूंजी निधि, कैपिटल, क्या करेंगे? कैपिटल फंड जो होती है, कैपिटल फंड के रूप में जो फंड होती है, नहीं फंड के रूप में इसको जोड़ दिया जाए। क्या किया जाएगा? फंड के रूप में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अब ये भी क्या बन गई? एक फंड बन गई। क्या बन गई है? एक फंड बन गई है। नहीं, और इसको जब जरूरत होगी तो हम खर्च करेंगे उसको। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 चीज़ों की चर्चा कर ली। कितनी? 3 चीज़ों की चर्चा कर ली। कौन कौन सी? सब्सक्रिप्शन, जिसको मैंने दिखाया, फिर डोनेशन को दिखाया है, और लेगेसी को दिखाया है। इस सब के भी क्वेश्चंस आएंगे, इन्वॉल्व होंगे क्वेश्चंस। इस सब के भी क्वेश्चंस मैंने लास्ट में डाले हुए हैं। तो अब कुछ और आइटम्स बची हैं, जैसे लाइफ मेंबरशिप फ़ी है, नहीं एंट्रेंस फ़ी है, इसके बाद पुरानी परिसंपत्तियों का बिक्री है, पाक्षिकों का बिक्री है, खेल के सामान का बिक्री, मतलब ऑनैरियम पे सम्मानार्थ पारिश्रमिक का भुगतान, 10 टोटल कितने हैं? 11, टोटल 12 ही हैं, टोटल 12-13 हैं। तो इन सबको ख़त्म करने के बाद हमारा क्या बनता है? इन सबको जब खत्म कर लेंगे फिर हमारा क्वेश्चन आएगा। तो कल मैं इन सभी को क्या करूँगा? खत्म कर दूँगा, कंप्लीट कर दूँगा। फिर उसके बाद परसों हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, और शनिवार होते होते हमारा एनपीओ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एनपीओ के टेस्ट हैं, उस टेस्ट को आपको देने हैं। ठीक है, आज के सेशन में कोई समस्या तो बता दीजिए, फिर उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर नहीं तो कोई बात है। थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग द सेशन। बाय।